आज का हमारा टॉपिक 6 रिलेटेड है IAS 23 बोरोइंग कॉस्ट से। अब बोरोइंग कॉस्ट होती क्या है और बोरोइंग कॉस्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, हम पहले स्टार्ट करते हैं इस स्टैंडर्ड का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। IAS 23 बेसिकली रूल्स और गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रहा है कि कोई भी एंटिटी अगर बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करेगी तो किन रूल्स के अंडर कैपिटलाइज करेगा। रिमेंबर वन थिंग, बोरोइंग कॉस्ट इज एक्चुअली इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन एनी लोन टेकन आउट बाय द कंपनी। इस इंटरेस्ट को आप अपने नॉन करंट एसेट्स के अंदर या किसी भी आइटम में या किसी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर के अगेंस्ट कैपिटलाइज कैसे करेंगे, ये बेसिक ऑब्जेक्टिव है IAS 23 का। अब जाहिर है IAS 23 को ये भी तो बताना है ना कि आप किस वैल्यू तक, किस एक्सटेंट तक इंटरेस्ट को कैपिटलाइज कर सकते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के साथ। जनरली नहीं हो सकता कि अलाउ कर दे, ठीक है, जो इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना है, इट्स नॉट पॉसिबल। सो IAS 23 कुछ गाइडलाइंस देता है, कुछ रिक्वायरमेंट्स बताता है, कुछ प्रीरिक्विजिट्स बताता है कि आपकी इंटरेस्ट किस वैल्यू से कैपिटलाइज हो सकता है किसी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर। सो अगर बात कर लें बोरोइंग कॉस्ट क्या है, बोरोइंग कॉस्ट को IAS 23 डिफाइन करता है interest and other cost incurred by an entity in connection with the borrowing of funds। अब इंटरेस्ट की बात तो समझ में आती है, लोन के ऊपर इंटरेस्ट है। ये जो अदर कॉस्ट इनकर्ड है बाय द एंटिटी, ये अदर कॉस्ट इनकर्ड को हम ज्यादा बेहतर एक्सप्लेन करेंगे जब हम अपने पास डिस्कशन स्टार्ट करेंगे IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। वहां जाके हम डिस्कशन पे फर्दर बात करेंगे कि बेसिकली IFRS 9 क्या कहता है और हमें वहां जाके ये अदर कॉस्ट इनकर्ड की ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। क्लियर है? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट। सो रिकग्निशन एंड कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया IAS 23 क्या डिफाइन करता है और हम उसको कैसे अकाउंट फॉर करेंगे। अगर मैं बात करूं बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना है तो IAS 23 रिकमेंड करता है बोरोइंग कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ कैपिटलाइज हो सकती है किसी भी एसेट की कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट, एक्विजिशन या प्रोडक्शन के लिए। और वो प्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन, एक्विजिशन या डेवलपमेंट किसका हो रहा है? क्वालिफाइंग एसेट का, क्वालिफाइंग एसेट। अब जब हम बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट, एक्विजिशन और प्रोडक्शन, तो इसका सिंपल मतलब यह है कि आपका इंटरेस्ट कैपिटलाइज हो सकता है, आपका इंटरेस्ट कैपिटलाइज हो सकता है किसी भी नॉन करंट एसेट के अंदर, जो हमारे पास क्या कहलाएगा? IAS 16। किसी भी इनटैंजिबल एसेट की वैल्यू में, जो हमारे पास कौन से स्टैंडर्ड के अंडर आएगा? मोस्ट प्रॉब्ली हमारा नेक्स्ट टॉपिक IAS 38 होगा, हम उसमें बात करेंगे इनटैंजिबल एसेट्स के ऊपर। या किसी भी इन्वेंट्री आइटम की वैल्यू के ऊपर, और वो हम कहां देख रहे होंगे? IAS 2। या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है IAS 40। IAS 23 कहता है बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज हो सकता है प्रोडक्शन प्रोसेस में, इन्वेंट्री प्रोड्यूस कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में नॉन करंट एसेट की कंस्ट्रक्शन हो रही है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन हो रही है, या डेवलपमेंट में, और डेवलपमेंट इंटेंजिबल्स की हो रही है। जब हम इंटेंजिबल्स के टॉपिक पे जाएंगे तो हम इस पे बात करेंगे। या आप एक्विजिशन प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं किसी भी नॉन करंट एसेट के
एक्विजिशन के प्रोसेस को लेके चल रहे हैं। लेकिन कंडीशन क्या लगाई हुई है कि जो भी एसेट कंस्ट्रक्ट हो रहा है, डेवलप हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है या एक्विजिशन के प्रोसेस में है, वो एसेट क्वालिफाइंग एसेट होना चाहिए। सो डिस्टिंक्शन पॉइंट क्वालिफाइंग एसेट है, क्वालिफाइंग एसेट। अब हमें यह समझना है क्वालिफाइंग एसेट है क्या चीज। दैट्स रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। व्हाट इज क्वालिफाइंग एसेट? Qualifying asset is an asset that took substantial amount of time for construction, acquisition या production. Substantial amount of time का simple मतलब ये है penalty of time, अच्छा खासा टाइम। अब अच्छा खासा टाइम एक आपके पास, क्योंकि हम अकाउंटिंग करते हैं प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच पे, तो ये एंटिटी टू एंटिटी वेरी करेगा। इट्स जजमेंट। नॉर्मली हम बात करते हैं 1 ईयर और मोर देन दैट टाइम। सो एक चीज़ याद रखिएगा, जाहिर है इन्वेंट्री आइटम्स बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में प्रिपेयर हो जाते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो वो नॉर्मली क्वालिफाइंग एसेट के क्राइटेरिया के ऊपर कंप्लीटली पूरे नहीं उतरे होते। इसलिए हम इन्वेंट्री के ऊपर शायद कैपिटलाइजेशन ना कर सकें, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि हम करेंगे ही नहीं। इट मीन्स कि अगर वो क्वालिफाइंग एसेट का क्राइटेरिया मीट कर रहा है आइटम ऑफ इन्वेंट्री, तो आपकी बोरोइंग कॉस्ट उस पे कैपिटलाइज होगा। इज इट क्लियर? हाँ, अब जरा बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जामिनर ने अगर आपको एग्जामिनेशन में बता दिया है कि ये क्वालिफाइंग एसेट है, तो फिर आपने उसको कैपिटलाइज करना है, मैंडेटरी। वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। तो फिर हम IAS 23 अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर एग्जामिनर आपको एक टाइम फ्रेम दे देता है, तो वहां फिर आपको अपनी जजमेंट लेनी पड़ेगी कि क्या ये क्वालिफाइंग पीरियड है भी या नहीं है, क्वालिफाइंग टाइम है भी या नहीं है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम अगर एग्जामिनर पूछ रहा है, तो उसका मकसद यही है कि वो IAS 23 की गाइडलाइंस आपसे डिमांड करे। सो आपको वहां पर कमेंट्स अपने ऐड करने हैं, एक आपको अपना ओवरव्यू देना है कि मैं क्यों समझता हूं ये क्वालिफाइंग एसेट है, और मैं इस टाइम पीरियड को सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ टाइम कंसिडर कर रहा हूं जो IAS 23 की रिक्वायरमेंट है, एंड देन गो विद योर आंसर। लेकिन ये याद रखना, क्वालिफाइंग एसेट है क्या? क्वालिफाइंग एसेट का सिंपल मतलब वो एसेट है जो सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर करेगा कंस्ट्रक्शन, प्रोडक्शन, एक्विजिशन और डेवलपमेंट। तो आप किसी भी एसेट को एक्सक्लूड नहीं कर सकते कि मैं इस पे कैपिटलाइज नहीं करूंगा। व्हाटएवर द एसेट इज, आपको उस पे कैपिटलाइज करना पड़ेगा। अगर एक बायोलॉजिकल एसेट है तो IAS 41 के अंडर अकाउंट फॉर होगा, इवन अगर वो भी सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर करता है, तब भी आप उसको क्वालिफाइंग एसेट कहेंगे और इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करेंगे। हाँ, कंडीशन क्या होगी? IAS 23 जिस एक्सटेंट की बात करता है उस पे वो कुछ चेक्स लगा देता है। चेक्स क्या हैं? बोरोइंग कॉस्ट can be capitalized only when active production, construction, development or acquisition process is active. जब तक आपका प्रोडक्शन प्रोसेस एक्टिव है, कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ उसी टाइम पीरियड में होगा, उसके अलावा नहीं हो सकता। हम इसके ऊपर आगे जाके फर्दर एक्सप्लेनेशन लेंगे कि एक्टिव टाइम पीरियड का मतलब क्या है, ये एक्टिव प्रोडक्शन का मतलब क्या है, एक्टिव डेवलपमेंट का मतलब क्या है, एक्टिव एक्विजिशन प्रोसेस का मतलब क्या है, एक्टिव कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है। और इस एक्टिव प्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट का इंडिविजुअली होना काफी नहीं है। IAS 23 ये कहता है कि आपके पास लोन भी होना चाहिए, यानी इन दोनों चीजों का साथ में होना मैंडेटरी है। जब ये दोनों चीजें साथ में होंगी, लोन भी होगा आपके पास, आपने लोन बैंक से लिया हुआ है, और एसेट भी एक्टिव कंस्ट्रक्शन में है, सिर्फ इसी टाइम पीरियड में इंटरेस्ट कैपिटलाइज हो सकता है, इसके अलावा इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं हो सकता। हाँ, अब ये देख लेते हैं इंटरेस्ट कैपिटलाइज किस बेस पे होगा। इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा हमेशा
इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के ऊपर। अब ये इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है क्या? इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट नॉर्मली जब आप लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखते थे तो वहां पर आप बात करते थे IRR ऑफ द इन्वेस्टमेंट, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। कोई प्रोजेक्ट किस परसेंटेज से रिटर्न दे रहा है, तो नॉर्मली आपको उस लोन पे किस परसेंटेज से इंटरेस्ट पे कर रहे हैं या किस परसेंटेज से फ्यूचर में जाके इंटरेस्ट पे करना है, वो आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाएगा, जिसको हम यहां पर यूज करके इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करेंगे। हम इस इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट को मैं पहले भी बात कर चुका हूं, हम आगे जाके बात करेंगे जब IFRS 9 में, तो हमें इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट बहुत बेहतर क्लियर होगा। सो एज ऑफ नाउ मैं इसको डेफर कर रहा हूं IFRS 9 तक। हम दोबारा इसको रेफर करेंगे इस टॉपिक के साथ कि हमने कुछ बात की थी और हमने उसको IAS 23 में अप्लाई कैसे करना है। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बोरोविंग्स की। IAS 23 दो कैटेगरीज बताता है बोरोविंग्स की, या दो टाइप्स बताता है। वन इज नेम्ड एज स्पेसिफिक बोरोविंग एंड द सेकंड वन इज नेम्ड एज जनरल बोरोविंग। स्पेसिफिक और जनरल बोरोविंग में डिफरेंसेस क्या हैं, उस पर जरा डिस्कशन करते हैं और फिर आगे चल के बात करेंगे कि IAS 23 इसकी अकाउंटिंग क्या प्रोवाइड कर रहा है। सो स्पेसिफिक बोरोविंग वो बोरोविंग है जो स्पेसिफिकली किसी भी क्वालिफाइंग एसेट की कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट, एक्विजिशन के लिए एक्वायर किया हुआ लोन है। A loan was taken out specifically for production, development, construction or acquisition of a qualifying asset। यानी मैंने एक एसेट बनाना है और मुझे फाइनेंसेस चाहिए, मेरे पास फंड्स अवेलेबल नहीं है, और वो बिजनेस एंटिटी जाती है बैंक के पास और उससे कहती है मुझे इस एसेट के लिए ये लोन रिक्वायर्ड है। अब ये मैं जनरल यहां इसलिए समझाने के लिए बात करूं, इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि स्पेसिफिकली जाके के इंटेंट है ना, कहना जरूरी नहीं। अगर मैनेजमेंट की इंटेंट है कि मुझे ये नॉन करंट एसेट बनाने के लिए लोन चाहिए और लोन लेकर आ गया, तो ये कहलाएगा स्पेसिफिक बोरोविंग्स। इज इट क्लियर? स्पेसिफिकली किसी एसेट की कंस्ट्रक्शन, एक्विजिशन या डेवलपमेंट के लिए लोन लिया जाए, ये स्पेसिफिक बोरोविंग कहलाएगा। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट IAS 23 कुछ गाइड करेगा। इसी के साथ अगर जनरल बोरोविंग की बात करें तो जनरल बोरोविंग क्या कहलाएगा? जनरल बोरोविंग का मतलब है कि मैंने लोन्स ऑलरेडी लिए हुए हैं, मैंने एक नया नॉन करंट एसेट कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया और मुझे फंड्स की जरूरत थी। जब ऑलरेडी लोन्स पड़े हुए हैं तो उन्हीं में से फंड्स ड्रॉ करके इस नॉन करंट एसेट पे या इस क्वालिफाइंग एसेट पे स्पेंड कर दिया। अगेन आप यूज तो कर रहे हैं लोन उस नॉन करंट एसेट के ऊपर, आप इसको नाम देंगे जनरल बोरोविंग। तो स्पेसिफिक और जनरल बोरोविंग में फर्क सिर्फ इतना है कि आप स्पेसिफिक बोरोविंग एक्सक्लूसिवली किसी क्वालिफाइंग एसेट के लिए लोन लिया, उसके ऊपर स्पेंड किया। जनरल बोरोविंग ऑन द अदर हैंड, लोन ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है, लोन ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है लेकिन किसी और मकसद के लिए, और यूज किस पे करनी है? इस क्वालिफाइंग एसेट पे। इसको आप नाम देते हैं जनरल बोरोविंग। अब हम जरा बात कर लेते हैं कि आपकी जनरल या स्पेसिफिक बोरोविंग की रिकॉग्निशन कब होगी और उसकी कमेंसमेंट कब होगी और रिकॉर्डिंग किस बेस पे करेंगे, कैपिटलाइजेशन किस बेस पे करेंगे। IAS 23 स्पेसिफिकली मेंशन रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या है? क्वालिफाइंग एसेट आपके पास एसेट की डेफिनेशन मीट कर रहा है जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ने दी। हम तो कंसिस्टेंसी से यही बात कर रहे हैं। अगर वो एसेट ही नहीं है तो क्वालिफाइंग एसेट कहां से होगा? तो पहली रिक्वायरमेंट क्या है? ये क्वालिफाइंग एसेट होना चाहिए। सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है? आपके पास उस इंटरेस्ट का रिलायबल मेजरमेंट होना चाहिए। यानी जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है ये आपको पता हो कि क्या है, क्योंकि हमने भी बात की इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट की बेसिस पर ही इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा। यस,
हम इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट की गाइडलाइन ज्यादा जाके डिस्कस करेंगे, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे कि इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है क्या, लेकिन IFRS 9 में जाकर। सो लेट्स लुक इनटू इट कि हम कमेंसमेंट कब करेंगे, कैपिटलाइजेशन स्टार्ट कब होगी और कब तक रहेगी। IAS 23 कुछ क्राइटेरियाज मेंशन कर देता है। नंबर 1, आपने क्वालिफाइंग एसेट पे एक्सपेंडिचर शुरू कर दिया हो, यानी क्वालिफाइंग एसेट की कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट, एक्विजिशन या प्रोडक्शन का प्रोसेस शुरू होना चाहिए। यह पहली रिक्वायरमेंट है। सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है, लोन भी होना चाहिए। जब तक ये दोनों चीजें सिमल्टेनियसली हैं, जब भी इंटरेस्ट कैपिटलाइज हो सकता है। अब इसके अलावा एक और कंडीशन IAS 23 मेंशन कर रहा है, आपके क्वालिफाइंग एसेट पे, आपके क्वालिफाइंग एसेट के ऊपर डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन के प्रोसेस के एक्टिव होते ही इंटरेस्ट कैपिटलाइज हो सकता है। अगर क्वालिफाइंग एसेट के ऊपर कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट, एक्विजिशन या प्रोडक्शन का प्रोसेस एक्टिव नहीं था तो इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं हो सकता। एंड लास्ट थिंग, ये कैपिटलाइजेशन कब सीज होगा, जैसे ही एसेट की कंस्ट्रक्शन, एक्विजिशन, डेवलपमेंट या प्रोडक्शन का प्रोसेस एंड हुआ, एसेट कंप्लीट हो गया क्वालिफाइंग एसेट, अब आप फर्दर इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं कर सकते। तो IAS 23 ये स्पेसिफिक गाइडलाइंस दे रहा है कि इंटरेस्ट कैपिटलाइजेशन क्या होगा। हम कुछ एग्जांपल्स आगे चल के करते हैं और देखते हैं कि इन 4 क्राइटेरियाज को हम कैसे अप्लाई करेंगे।